नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शशि थरूर की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस पर। इसे ब्रिटेन में इन ग्लोरियस एम्पायर नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और हम सिर्फ किताबी नहीं बल्कि उससे जुड़े कई अलग अलग स्रोतों को भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास कुछ रिव्यूज है साउथ एशिया जर्नल, इंडिया फैक्ट्स, द गार्डियन से भी। जी, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जर्नल का भी रिव्यू है। साथ में करण थापर के साथ थरूर का एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, कुछ रेडिट की चर्चाएं हैं और विकिपीडिया से भी कुछ हिस्से हैं। तो काफी कुछ है देखने के लिए। हाँ, ये सारे स्रोत मिलकर एक काफी दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं कि थरूर के तर्क क्या हैं, किताब आई कैसे और लोगों ने या कहें एक्सपर्ट्स ने इस पर रिएक्ट कैसे किया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि थरूर ब्रिटिश राज के बारे में क्या दावे कर रहे हैं, उनके सबूत कितने ठोस हैं और उनकी इतिहास की व्याख्या पर क्या सवाल उठे हैं। बिल्कुल। मतलब ये देखेंगे कि ब्रिटिश रूल को लेकर ये सारे स्रोत क्या अलग-अलग नजरिया पेश करते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? किताब की कहानी से? हाँ, वो सही रहेगा। जैसा कई स्रोत बताते हैं, इसकी शुरुआत असल में 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की एक डिबेट से हुई थी। हाँ, वो भाषण तो बहुत वायरल हुआ था। वो इसी टॉपिक पर था ना कि क्या ब्रिटेन को मुआवजा देना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या ब्रिटेन को अपने पूर्व उपनिवेशों को मुआवजा देना चाहिए, इसी विषय पर। और वो भाषण इतना पॉपुलर हुआ कि उसी से प्रेरणा लेकर थरूर ने ये पूरी किताब लिखी। अच्छा, तो किताब में उनका मुख्य तर्क क्या है? मतलब बेसिक आइडिया क्या है? देखिए, उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ही सीधा और कह सकते हैं तीखा है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए सिर्फ नुकसानदायक नहीं था, बल्कि पूरी तरह से विनाशकारी था। विनाशकारी मतलब किस सेंस में? उनका कहना है कि ब्रिटेन ने एक प्लान के तहत भारत को लूटा, यहाँ के उद्योगों को खत्म किया और एक अमीर देश को गरीब बना दिया। इसके लिए वो कुछ आंकड़े भी देते हैं ना अर्थव्यवस्था वाले। हाँ बिल्कुल। वो बताते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में, मतलब 1700 के आसपास, दुनिया की इकोनॉमी में भारत का हिस्सा कोई 23% या कुछ स्रोत 27% भी कहते हैं था, जो लगभग पूरे यूरोप के बराबर था। और जब अंग्रेज गए तब 1947 में यह हिस्सा सिकुड़कर सिर्फ 3 या 4% रह गया था। और इसी दौरान ब्रिटेन का हिस्सा 1.8% से बढ़कर 10% के करीब पहुंच गया। तो थरूर का तर्क है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सीधे सीधे भारत के आर्थिक शोषण का नतीजा था। वो तो जॉन सुलिवन जैसे अंग्रेजों का ही हवाला देते हैं, जो कहते थे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत पिछड़ा नहीं था, बल्कि उन्नत उद्योग और व्यापार वाला देश था। हाँ, वो मध्ययुगीन दुनिया का चमकता हुआ गहना वाला कोटेशन याद है मुझे। जी बिल्कुल। ये दावा तो काफी मजबूत है। तो चलिए इस आर्थिक शोषण वाले पहलू को थोड़ा और खोलते हैं। उद्योगों को खत्म करने की बात, खासकर कपड़ा उद्योग की। हाँ, वो एक बड़ा पॉइंट है। थरूर और कई स्रोत बताते हैं कि कैसे भारत का कपड़ा व्यापार दुनिया में इतना बड़ा था, करीब 25% हिस्सा था, जिसे ब्रिटिश नीतियों ने लगभग खत्म ही कर दिया। कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? भारतीय कपड़ों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जबकि मैनचेस्टर से आने वाला माल लगभग ड्यूटी फ्री कर दिया। फिर भारत को नई मशीनें और टेक्नोलॉजी से भी दूर रखा गया। वो बुनकरों के अंगूठे काटने वाली कहानी का भी जिक्र आता है इसमें। हाँ, वो कहानी थरूर उठाते हैं जिसे किसी डच समकालीन ने दर्ज किया था। हालांकि कुछ स्रोत इसकी सच्चाई या ये कितना फैला हुआ था इस पर सवाल भी उठाते हैं, पर थरूर इसे ब्रिटिश क्रूरता के एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ कपड़ा उद्योग ही तो नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाज बनाने का उद्योग, शिप बिल्डिंग, जो भारत में सदियों पुराना और बहुत उन्नत था, उसे भी दबाया गया। और भारत का वो मशहूर वुड स्टील, हाँ, वुड स्टील। जिसकी क्वालिटी यूरोप से कहीं बेहतर मानी जाती थी, उसे भी नजरअंदाज किया गया। यहाँ तक कि जमशेदजी टाटा को अपना स्टील प्लांट लगाने में भी अंग्रेजों ने बहुत मुश्किलें खड़ी की। तो थरूर का मेन पॉइंट ये है कि भारत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीछे नहीं रह गया, बल्कि उसे पीछे धकेला गया। एग्जैक्टली। उनका तर्क यही है कि हमें कुचला गया, हम पिछड़े नहीं। ठीक है। अब आर्थिक शोषण का एक और पहलू है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत से पैसा बाहर ले जाना। दादा भाई नौरोजी का जिक्र करते हैं थरूर। हाँ, और वो अनुमान लगाते हैं कि जो पैसा यहाँ से गया, उसकी आज की कीमत खरबों डॉलर होगी, ट्रिलियंस। बाप रे! और ये पैसा गया कैसे? मतलब क्या तरीके थे? कई तरीके थे। एक तो था बहुत ज्यादा टैक्स। स्रोत बताते हैं कि पहले के राजा महाराजा ज्यादा से ज्यादा 15% टैक्स लेते थे। अंग्रेजों ने इसे कम से कम 45% कर दिया, और कई बार तो 85-90% तक भी। 85-90%? हाँ, और इसमें कोई रियायत नहीं होती थी। चाहे फसल बर्बाद हो जाए, अकाल पड़ जाए, टैक्स देना ही पड़ता था। और वसूली के तरीके भी काफी क्रूर थे।
और जमीन वाली नीतियां, उनका भी रोल था। बिल्कुल था। जमींदारी सिस्टम लागू किया। इससे हुआ ये कि जो किसान सदियों से जमीन का मालिक समझा जाता था, वो अपनी ही जमीन पर सिर्फ एक किराएदार बनकर रह गया। कर्जा बढ़ा, लोग भूमिहीन हो गए। तो संक्षेप में भारत एक तरह से ब्रिटेन के लिए दुधारू गाय बन गया था। हाँ, कह सकते हैं। रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स, ब्रिटिश सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा बाजार और अंग्रेज अफसरों के लिए मोटी तनख्वाह वाली नौकरियों का अड्डा, और सारा खर्चा भारत उठाता था। थरूर ने एक जगह लिखा भी है बड़े व्यंग्य से कि भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा जीते जाने के विशेषाधिकार के लिए भुगतान किया। ये तो काफी कड़वी बात है। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा रेलवे का है। अक्सर रेलवे को अंग्रेजों का एक पॉजिटिव योगदान माना जाता है, लेकिन थरूर और उन पर आधारित स्रोत तो कुछ और ही कहते हैं। हाँ, थरूर तो इसे सीधा सीधा औपनिवेशिक घोटाला कहते हैं। उनका तर्क है कि रेलवे बनाई ही ब्रिटिश फायदे के लिए गई थी। जैसे कि भारत का कच्चा माल बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचाना ताकि उसे इंग्लैंड भेजा जा सके, और दूसरा, जरूरत पड़ने पर सेना को देश के अंदर तेजी से कहीं भी पहुंचाना। और इसे बनाने का खर्चा स्रोत बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा था। हाँ, ब्रिटेन ने अमेरिका में रेलवे बनाने की लागत से कई गुना ज्यादा, क्योंकि ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को भारी मुनाफे की गारंटी दी गई थी। चाहे रेलवे चले या ना चले, पैसा भारतीय टैक्स पेयर की जेब से जाता था। अच्छा। और किराया भी देखिए, माल ढुलाई सस्ती थी ताकि कच्चा माल आसानी से जाए, लेकिन आम भारतीयों के लिए सफर करना बहुत महंगा था। और वो डिब्बों वाला भेदभाव भी था। हाँ, भारतीयों के लिए थर्ड क्लास के डिब्बे जिनमें भीड़ भड़क्का और असुविधा, गोरों के लिए अलग अच्छी सुविधाएं, और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र स्रोत करते हैं वो ये कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब भारतीयों को रेलवे चलाने या बनाने की इंजीनियरिंग में कोई खास ट्रेनिंग या बड़ी भूमिका नहीं दी गई। वो बस मजदूर या छोटे मोटे क्लर्क बनकर रह गए। ये तो वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है रेलवे को देखने का। ला है तो। हालांकि कुछ समीक्षाओं में ये पॉइंट भी उठाया गया है कि चलो इरादा जो भी हो, पर क्या रेलवे से अनजाने में ही सही देश को जोड़ने में या व्यापार में कुछ मदद नहीं मिली? ये सवाल उठता है और ये बहस का हिस्सा है। थरूर का जवाब यही है कि जो भी थोड़े बहुत फायदे हुए वो बाय प्रोडक्ट थे। असल मकसद तो शोषण ही था। और आज की विडंबना देखिए, जैसा थरूर बताते हैं कि इंडियन रेलवे अब ब्रिटेन को टेक्निकल मदद दे रहा है। वाह, समय का पहिया घूम गया। अच्छा, इन आर्थिक नीतियों के बुरे नतीजों के साथ ही एक और भयानक चीज जुड़ी है, अकाल। स्रोत इसे ब्रिटिश नीतियों का सबसे काला अध्याय बताते हैं। बिल्कुल, और जो आंकड़े सामने आते हैं वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। थरूर और दूसरे स्रोत अनुमान लगाते हैं कि ब्रिटिश राज में अकाल से करोड़ों भारतीय मारे गए। करोड़ों? कितना बड़ा आंकड़ा है ये। कुछ अनुमान 2.5 करोड़ का है, कुछ 3.5 करोड़ तक भी जाते हैं। सिर्फ 1891 से 1900 के 10 सालों में ही करीब 1.9 करोड़ मौतें हुई। ये तो स्टालिन और माओ के दौर के अत्याचारों से भी ज्यादा लगता है। थरूर का तर्क क्या है इस पर? क्या ये सिर्फ मौसम की मार थी? नहीं, थरूर और जिन इतिहासकारों का वो हवाला देते हैं वो जोर देकर कहते हैं कि ये अकाल मैनमेड थे, ब्रिटिश नीतियों का सीधा नतीजा। मैनमेड कैसे? इसमें कई चीजें थी। जानबूझकर नजरअंदाज करना, फ्री मार्केट के सिद्धांतों को बेरहमी से लागू करना। मतलब अकाल पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन अनाज बाहर भेजा जा रहा है क्योंकि बाजार में उसकी कीमत मिल रही है। हाँ, ये तो सुना है। और फिर वो माल्थस वाले विचार भी थे, ये सोचना कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और अकाल एक तरह से प्रकृति का तरीका है इसे कम करने का, तो सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। 1943 का बंगाल का अकाल, उसमें चर्चिल की भूमिका पे भी बहुत सवाल उठते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर के नाम पर बंगाल से अनाज बाहर भेजा जाता रहा, जबकि लाखों लोग वहां भूख से मर गए। चर्चिल के भारतीयों, खासकर गांधी जी के लिए जो नफरत भरे बयान थे, वो भी रिकॉर्ड पर हैं। विल डुरेंट जैसे लोगों ने तो ब्रिटिश शासन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा अपराध तक कहा था। और इन अकालों को देखें तो ये बात बहुत वजनदार लगती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कैसे अगर कोई मदद करने की कोशिश करता था तो उसे भी रोका जाता था। डरावना है ये सब सुनना। चलिए अब जरा राजनीतिक और सामाजिक असर की बात करें। फूट डालो और राज करो, ये तो बहुत कॉमन आरोप है। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? हाँ, थरूर का ये एक बड़ा तर्क है और कुछ दूसरे स्रोत भी मानते हैं कि खासकर 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को बढ़ाया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। थरूर का मानना है कि पहले जैसे मुगल काल में एक हद तक साथ रहने और मिलजुल कर काम करने का माहौल था, वो अकबर के दौर के उदाहरण देते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इस सद्भाव को तोड़ा। इसमें जनगणना यानी सेंसस
का भी रोल बताया जाता है। बिल्कुल, अंग्रेजों ने सेंसस का इस्तेमाल लोगों को पक्की जातियों और धर्मों के खांचों में बांटने के लिए किया और फिर इन ग्रुप्स के बीच कंपटीशन पैदा किया। इससे जाति व्यवस्था और भी कठोर हो गई और समाज में दरारें बढ़ी। अच्छा। कुछ रिव्यूज में मैक्स मूलर के आर्यन द्रविड़ सिद्धांत का भी जिक्र है कि उसे भी इसी औपनिवेशिक एजेंडे के तहत बढ़ावा दिया गया। थरूर मानते हैं कि इन्हीं नीतियों का नतीजा था 1947 का दर्दनाक बंटवारा। ब्रिटिश राज की एक और कथित देन कही जाती है राजनीतिक एकता और लोकतंत्र। थरूर इस पर क्या कहते हैं? थरूर इसे बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है कि भारत में राजनीतिक एकता अंग्रेजों से पहले भी अलग अलग रूपों में थी। और लोकतंत्र कोई ब्रिटिश तोहफा नहीं था, बल्कि ये तो भारतीयों ने लंबे संघर्ष से हासिल किया। वो जो सुधार लाए थे, मिंटो मॉर्ले, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 एक्ट, थरूर उन्हें नाकाफी और बहुत सीमित बताते हैं। वोट देने का अधिकार तो बहुत ही कम लोगों को था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सबको वोट का अधिकार अंग्रेजों ने नहीं दिया। और दिलचस्प बात यह है कि थरूर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसे हम ब्रिटिश विरासत मानते हैं, उसकी भी आलोचना करते हैं। इंटरव्यू में ऐसा कुछ कहा उन्होंने। हाँ, वो मानते हैं कि शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम भारत की डाइवर्सिटी के लिए बेहतर होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम ने उनके हिसाब से राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है। और वो ये भी याद दिलाते हैं कि सेडिशन यानी राजद्रोह जैसा कानून या धारा 377, ये सब ब्रिटिश विरासत हैं और इन्हें भारत में ब्रिटेन से भी ज्यादा सख्ती से लागू किया गया और ये आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक बने रहे। और न्याय व्यवस्था, उसमें भी पक्षपात था। स्रोत बताते हैं कि हाँ, खासकर अगर मामला किसी अंग्रेज के खिलाफ हो तो न्याय नरम पड़ जाता था। अब आते हैं सांस्कृतिक प्रभावों पर। शिक्षा की बात करें तो मैकाले का नाम जरूर आता है। हाँ, लॉर्ड मैकाले और उनका 1835 का मशहूर मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। थरूर और बाकी स्रोत साफ करते हैं कि मैकाले का मकसद भारतीयों को अच्छी व्यापक शिक्षा देना नहीं था। तो फिर क्या था? मकसद था अंग्रेजी राज के लिए क्लर्क और असिस्टेंट तैयार करना, एक ऐसा क्लास बनाना जो रंग और खून से तो भारतीय हो पर सोच विचार पसंद नापसंद में अंग्रेज हो। और इसका नतीजा क्या हुआ हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था पर? नतीजा ये हुआ कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणालियां थी, जैसे गुरुकुल थे या नालंदा जैसे मठ थे, उन्हें नजरअंदाज किया गया या वो खत्म हो गई। और जब 1947 में देश आजाद हुआ तो लिटरेसी रेट कितना था? सिर्फ 16%। सिर्फ 16%। हाँ। और महिलाओं में तो और भी कम, सिर्फ 8%। तो अंग्रेजी भाषा जो हमें मिली उसे थरूर तोहफा नहीं मानते? नहीं, वो उसे भी कॉलोनियलिज्म का एक औजार मानते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में हमारे राष्ट्रवादियों ने उसी भाषा का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ अपने विचार फैलाने के लिए किया। और संस्कृति पर क्या असर पड़ा? मतलब कला साहित्य पर? एक तरह का कल्चरल डैमेज हुआ। अपनी कला, साहित्य, संगीत, ज्ञान, परंपराओं को कमतर आंका गया, वेस्टर्न चीजों को बेहतर बताया गया। इससे एक तरह की सांस्कृतिक हीन भावनाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ। आशीष नंदी का क्रिकेट वाला कोट थरूर इस्तेमाल करते ना। क्रिकेट एक भारतीय खेल है जिसे अंग्रेजों ने गलती से खोज लिया था। ये उसी सांस्कृतिक रस्साकशी को दिखाता है। ठीक है, तो हमने थरूर के मुख्य तर्क और उन पर आधारित स्रोतों की काफी बात कर ली, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इस किताब पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो अब जरा उन आलोचनाओं और सवालों पर आते हैं जो हमारे स्रोतों में दिखते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, ऑक्सफोर्ड वाला भाषण वायरल हुआ, किताब बेस्ट सेलर बनी। रेडिट जैसी जगहों पर लोग लिखते हैं कि पढ़कर गुस्सा आया, मतलब इसने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। द गार्डियन जैसे अखबारों ने भी इसके तर्कों की तारीफ की है। लेकिन दूसरी तरफ गंभीर आलोचनाएं भी कम नहीं है। एक बड़ा आरोप जो लगता है, जैसे सागरिका घोष ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, कि इसमें ओरिजिनल रिसर्च की कमी है, ये बस पुराने राष्ट्रवादी इतिहास को दोहराती है। हाँ, और इसी से जुड़ा है फैक्ट्स और आंकड़ों का सवाल। विलियम डेलरिम्पल, जॉन के, तीर्थंकर रॉय जैसे बड़े इतिहासकारों ने थरूर के इस्तेमाल किए गए कुछ आंकड़ों और दावों पर सवाल उठाए। किस तरह के सवाल? जैसे कि कुछ आंकड़े बहुत पुराने हैं या ऐसे लेखकों से लिए गए हैं जिनकी अपनी मेथोडोलॉजी पर सवाल उठते रहे, जैसे विल डुरंट या जेटी सदरलैंड। विकिपीडिया और जॉन के रिव्यू में इसका जिक्र मिलता है। तो क्या ये कहा जा रहा है कि थरूर ने सनसनी फैलाने के लिए थोड़े अविश्वसनीय आंकड़ों का सहारा लिया? ये एक मुख्य आलोचना है। हाँ। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि किताब चीजों को बहुत ज्यादा सरल बना देती है, मतलब इतिहास की जटिलताओं को नजरअंदाज करके सिर्फ एक ही पक्ष यानी काला पक्ष दिखाती है। अच्छा, मतलब बैलेंस्ड नहीं है। हाँ, कुछ आलोचकों का यही कहना है। उन्हें किताब का टोन भी जरूरत से ज्यादा तीखा, श्रिल लगा है, और क्योंकि थरूर खुद एक सक्रिय राजनेता हैं, तो कुछ लोग उनके विश्लेषण में राजनीतिक झुकाव भी देखते हैं।
और क्या दूसरे दृष्टिकोणों को नजरअंदाज करने का भी आरोप है? हाँ, कुछ स्रोत कहते हैं कि किताब में सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के रोल को उतना महत्व नहीं दिया गया। या फिर दलितों का नजरिया क्या था, जिनके लिए शायद अंग्रेजी शिक्षा या ब्रिटिश शासन के कुछ पहलू अलग मायने रखते हों, इस पर भी कम ध्यान है। इंडिया फैक्ट्स के रिव्यू में शायद रोमिला थापर और अमर्त्य सेन का जिक्र था। जी, उस रिव्यू में इस बात पर आपत्ति जताई गई है कि थरूर ने कुछ वामपंथी इतिहासकारों, जिन्हें कुछ लोग विवादास्पद मानते हैं, उन्हें काफी सकारात्मक रूप से कोट किया है। और क्या दूसरे देशों के उपनिवेशों से तुलना की कमी भी बताई गई है? हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि फ्रांस या डच के उपनिवेशों में क्या हुआ, उससे भारत के अनुभव की तुलना कम की गई है, जिससे ये समझना मुश्किल होता है कि क्या ब्रिटिश राज वाकई में बाकियों से ज्यादा बुरा या अलग था। तो इन आलोचनाओं को देखते हुए कुछ लोग दूसरी किताबें पढ़ने का सुझाव भी देते हैं। जी हाँ, कुछ समीक्षक और रेडिट यूजर्स कहते हैं कि ज्यादा बैलेंस्ड या नुआंस्ड नजरिया चाहिए तो विलियम डिलिम्पिल की दी एनार्की या रॉड्रिक मैथ्यूज की पीस, पॉवर्टी एंड बिट्रेयल जैसी किताबें पढ़नी चाहिए। आखिर में मुआवजे और माफी वाले मुद्दे पर थरूर का क्या स्टैंड है, जैसा स्रोतों से पता चलता है? थरूर का मानना है कि इतने साल बाद पैसों का मुआवजा मांगना या देना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ब्रिटेन को अपने औपनिवेशिक पापों के लिए, खासकर जो ज्यादतियां हुई, उनके लिए एक स्पष्ट और सच्ची माफी मांगनी चाहिए। मतलब एक नैतिक स्वीकृति होनी चाहिए। हाँ, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज नहीं, बल्कि इतिहास में जो अन्याय हुआ उसे स्वीकार करना होगा। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम क्या कह सकते हैं? थरूर की किताब ने यकीनन ब्रिटिश राज के स्याह पक्ष को जोरदार तरीके से सामने रखा है और एक जरूरी बहस को फिर से हवा दी है। हाँ, ये एक पावरफुल और कहना चाहिए प्रोवोकेटिव किताब है। इसने बहुत से लोगों को इतिहास के इस हिस्से पर सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन साथ ही ये स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, इसकी एनालिसिस की गहराई और इसकी निष्पक्षता पर गंभीर एकेडमिक सवाल भी हैं। ये दिखाता है कि इतिहास लिखना और समझना कितना जटिल काम है। एक कहानी के कई पहलू होते हैं। बिल्कुल, थरूर ने एक मजबूत पक्ष रखा है, लेकिन पूरी तस्वीर शायद और भी पेचीदा है। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, कि इतिहास की ये जो अलग-अलग, कभी-कभी टकराती हुई व्याख्याएं हैं, ये आज किसी देश की अपनी पहचान, अपनी सेल्फ इमेज और दुनिया में अपनी जगह की समझ को कैसे बनाती बिगाड़ती हैं। और क्या अतीत के जख्मों को भरने के लिए सिर्फ माफी काफी है या सुलह के लिए कुछ और भी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि क्या इतिहास हमेशा वर्तमान की राजनीति और जरूरतों के चश्मे से ही देखा, लिखा और पढ़ा जाता रहेगा? सोचने के लिए काफी कुछ है।